चलो आज एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, लास्ट मंथ में हम लोग टैक्स का 4 चैप्टर कंप्लीट किए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी। ओके, अपना इस मंथ में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो जो चैप्टर कैपिटल गेन पढ़ेंगे, पीजीबीपी पढ़ेंगे, सेट ऑफ पढ़ेंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो 3 हेड इस मंथ में पढ़ेंगे, अदर सोर्स, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, और एक हेड और अदर सोर्स पीजीबीपी, कैपिटल गेन, और एक हेड हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट में, सैलरी। तो बचेगा क्या हाल की बात में? ना सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी लास्ट में पढ़ लिए थे 3। तो पांचों हेड ऑफ इनकम कंप्लीट। देखो, अगर मेरे को ऑनेस्टली पूछोगे ना, तो तुम्हारे लिए ये मंथ जो होने वाला है, अगर तुम इस मंथ को टैकल कर लोगे ना, तो समझना टैक्स में कर जाओगे, पास कर जाओगे अच्छा से। नहीं भी अच्छा से तो एटलीस्ट 50 नंबर तक तो आ ही जाएगा, 45-50। क्योंकि इसका बाद वाला जो मंथ है, इसमें सिर्फ एक चैप्टर है जो थोड़ा सा लेंदी है, जो टीडीएस है। बाद बाकी जो चैप्टर सब है ना, बहुत ही, हम तुमको क्या बताएं, एक तो अभी जो सारा कुछ पढ़ रहे हो, इससे कोरिलेटेड है, और छोटा छोटा चैप्टर है। तो छोटा चैप्टर कवर हो जाता है, मैंने 2-4 वीडियो में, 2-3 वीडियो में चैप्टर ही खत्म। इस मंथ में ये चैप्टर बढ़िया से करेंगे, और इसके साथ जो कि हम स्पेशली टैक्स के लिए करेंगे, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी पेपर बोल सकते हो, या मतलब एग्जाम में फेल का जो प्रोबेबिलिटी रहता है वो सबसे ज्यादा टैक्स में रहता है। वो क्या करेंगे इस मंथ में टैक्स में, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल स्टेटस, तीनों का प्रोविजन पढ़ाएंगे। मैंने पहला 5 दिन हम सैलरी का फिर से पूरा प्रोविजन पढ़ाएंगे। उसके बाद हम 10 दिन मतलब 15, इस मंथ का 15 सितंबर तक सैलरी का एक बार पूरा रिवीजन करवाएंगे, प्रोविजंस, सम्स करेंगे, बड़ा बड़ा सम्स जो एग्जाम में आता है। क्लियर है? उसके बाद फिर हम 15 से लेके 25 तक हाउस प्रॉपर्टी को बढ़िया से, हाउस प्रॉपर्टी का प्रोविजन पढ़ेंगे, और हाउस प्रॉपर्टी का बड़ा बड़ा सम्स करेंगे। माने सोचो कि अगर तुम्हारा एक बार प्रोविजंस कंप्लीट रहता है ना, तो सम्स बहुत आसान बन जाएगा। और लास्ट का जो 4-5 दिन रहेगा, उसमें हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस का प्रोविजन को बढ़िया से पढ़ेंगे, और फिर उसका सम्स कर लेंगे। क्लियर है ना? इसी तरह से नेक्स्ट मंथ में भी चलेगा। तो नेक्स्ट मंथ में फिर से हम तुमको हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी और रेसिडेंशियल स्टेटस अब फिर नहीं पढ़ाएंगे, फिर इस मंथ का जो है वो पढ़ाएंगे। क्लियर है ना? बहुत मजा आ जाएगा टैक्स में इस तरह से। क्लियर है? तो टैक्स का अपना प्लानिंग इस तरह से चलेगा। कल से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं, बता भी दिए हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। भैया ये जो अभी आने वाला 2 चैप्टर चलेगा ना 25 तारीख तक, कैपिटल गेन, बहुत 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 ही मतलब मार्क्स ओरिएंटेड चैप्टर है। चलो मार्क्स ओरिएंटेड चैप्टर है। मैंने तुम्हारा एग्जाम में 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ कैपिटल गेन और पीजीबीपी से आता है, सिर्फ ये 2 चैप्टर से 25 मार्क्स, मिनिमम 25 मार्क्स तो आएगा ही। तो बढ़िया से करना, छोटा छोटा क्लास रहेगा, एक एक क्लास को मतलब क्या बताएं हम तुमको, बढ़िया से समझ लेना, और एक क्लास करने के बाद फिर से पढ़ लेना। बोला ओनली पीजीबीपी 30 रिडक्शन मिलिए था क्या? ঠিক আছে, 25-30 मार्क्स आसे स्पेसिफिकली एक चैप्टर दिए। आइए एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। चैप्टर बड़ा है, हाँ भैया चैप्टर बड़ा है, करीब करीब अगर देखा जाएगा तो कैपिटल गेन 70-75 पन्ना का चैप्टर है। अब तो दिक्कत क्या है, उसीलिए तो हम लोग 15 तारीख तक पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले समझो इस चैप्टर को। कैपिटल गेन में हम लोग कौन सा इनकम को टैक्सेबल करते हैं। सीधा सा बात है कि जो आपका एसेट्स है, अगर आप एसेट्स को बेचते हो, एक रफ एन आइडिया दे देते हैं, एक एसेट्स को बेचते हो, अगर आपका वो एसेट स्टॉक नहीं है, क्योंकि स्टॉक होने से फिर पीजीबीपी में चला जाता है। अगर आप एसेट्स को बेचते हो और एसेट्स को बेच के कुछ कमाते हो, तो वो इनकम को टैक्सेबल कर देना कैपिटल गेन में। क्लियर है? आइए पार्ट ए क्या बोलता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 चार्ज इनकम टैक्स ऑन रेवेन्यू रिसीव्ड। हाँ सही बात है, इनकम टैक्स जो होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट में लेता है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है दादा? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है वो इनकम जो बार बार होता है।
जैसे एग्जांपल दीजिएगा, हम लोगों को बिल्कुल देंगे। सैलरी बार बार होता है तो रेवेन्यू रिसीव, हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होता है बार बार होता है तो रेवेन्यू रिसीव, अदर सोर्स से जो इनकम होता है बार बार होता है तो रेवेन्यू रिसीव। बस कैपिटल गेन एकमात्र एक ऐसा चैप्टर है जहां पे जो भी इनकम होता है रेवेन्यू रिसीव में नहीं होता है, कैपिटल रिसीव में होता है, क्योंकि एक एसेट्स को एक ही बार बेचा जाता है। whether otherwise specifically mentioned in provision of the capital gain cover all capital receipt, बार बार बता रहे कैपिटल रिसिप्ट कवर करता है। अब इसका चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, एनी प्रॉफिट और गेन, अगर कोई भी प्रॉफिट और गेन आप कमा रहे हो ट्रांसफर करके, क्या करके, ट्रांसफर करके, क्या ट्रांसफर करके, कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करके, इन द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस, अगर आप मान लो किसी भी एसेट्स को ट्रांसफर करते हो, कैपिटल एसेट्स को अगर ट्रांसफर करते हो, ठीक है, कैपिटल एसेट्स को अगर ट्रांसफर करते हो तो उसको कहां दिखा देना, कैपिटल गेन में दिखा देना। समझ में आया? कैपिटल गेन इज नॉट चार्जेबल इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड। कैपिटल गेन चार्जेबल नहीं होगा अगर तुम ये दो कंडीशन को फुलफिल नहीं करोगे। क्या है वो दो कंडीशन? पहला, देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, दूसरा ट्रांसफर। मतलब इसका चार्जिंग सेक्शन में यही दो बात बोला गया है। क्या दो बात? पहला तो कैपिटल एसेट्स होना चाहिए और दूसरा ट्रांसफर होना चाहिए। पहला कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, दूसरा ट्रांसफर होना चाहिए। याद रखना, कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। अगर कैपिटल एसेट्स से ट्रांसफर है तो चार्जिंग सेक्शन में कवर करेगा। अब दादा कैपिटल एसेट्स क्या होता है और क्या बोलते हैं ट्रांसफर क्या होता है, ये तो समझाइए। बिल्कुल समझाते आइए। ट्रांसफर का जो डेफिनेशन है ना ये एक्सक्लूसिव है, सॉरी ट्रांसफर नहीं, कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब इसमें जो बोल दिया गया बोल दिया गया है, इसके बाद हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने वाले नहीं है। पहला पॉइंट क्या बोलता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि एसएससी के पास में है, वेदर कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। सीधा सा बात है, आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है और अगर उसको आप अपना बिजनेस और प्रोफेशन में दिखाए हो, कोई भी प्रॉपर्टी है, एसएससी के पास कोई भी प्रॉपर्टी है और अगर उसको आप अपना बिजनेस और प्रोफेशन में दिखाए हो तो वो कैपिटल एसेट्स में आने वाला है। समझ में आ गया? सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा, सीधा सा बात है, अगर मान ले मेरा ये प्रॉपर्टी है, मेरा बिजनेस में है या प्रोफेशन में है या नहीं भी है, बिजनेस में है या प्रोफेशन में है या नहीं भी है तो कैपिटल एसेट्स में आ जाएगा। समझ में आया ना? मान ले मेरा एक प्रॉपर्टी है वो बिजनेस में होगा तो भी कैपिटल एसेट्स, प्रोफेशन में होगा तो भी कैपिटल एसेट्स और नहीं भी होगा तो भी कैपिटल एसेट्स। नॉट लिखा हुआ, नॉट। फिर क्या बोले, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआई। देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआई लोग जो होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लोग, ये लोग अगर कुछ भी इन्वेस्ट करता है ना अपने इंडिया में आके, तो ये लोग अगर कुछ भी इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगा तो उन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कैपिटल एसेट्स होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब यहां थोड़ा सा हम डिटेल में समझाते हैं। एक्चुअली मेरे को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे बिजनेस इनकम कमाने आते हैं, तो भैया बिजनेस इनकम जब कमाने आते हैं तो ये इनकम तो जाना चाहिए पीजीबीपी में, बिल्कुल पीजीबीपी में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पीजीबीपी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भैया, इसका एक केस बताते हैं आपको। देखिए पीजीबीपी पे ना फ्लैट 30% टैक्स काटा जाता है, तो कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर ये सोचेगा कि 100 रुपया कमा के 30 रुपया टैक्स दे देंगे तो हम लोग उस देश में धंधा करने नहीं जाएंगे। इसीलिए हम लोगों का जो गवर्नमेंट था वो इस चीज को पकड़ लिया कि यार फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, we are not welcoming the foreign institutional investors, we are not welcoming the foreign investors to invest in India because we are charging 30% of tax rate। ठीक है ना? The thing is that तो क्या करना पड़ेगा, it's simple, you just reduce the tax rate। No, we cannot do this also। Why? Because as we all know the businessmen are one who earns more income, so we have to charge more tax from them। Okay, so in that case we cannot reduce the tax rate, we cannot reduce the tax rate। तो उसी लिए करना क्या पड़ा इंडियन गवर्नमेंट को, बोला या कि we can do one thing, what if any foreign investors wants to invest money in India, if any foreign investors wants to invest money in India, just tax those income under the head capital gain।
not in PGBP. इस केस में क्या हुआ? There is a balance that we can charge more tax from those person who are doing business and profession, and as we are giving relaxation to the foreign institutional investors also. Clear? तो इसीलिए PGBP फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा कहाँ जाता है? कैपिटल एसेट्स में। सी नंबर में पॉइंट क्या लिखा हुआ है? यूएलपी यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई पैसा आता है वो भी इधर जाता है, उतना ज्यादा जानने का जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा एक चीज, ऐसा सुनिए याद रखिएगा, यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इज इशूड आफ्टर 1/2/21 के बाद अगर होता है तो विच एग्जेम्पशन भी मिलेगा। तो अगर प्रीमियम तो देता है 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 लाख से ऊपर का प्रीमियम देता है। यूएलपी एक पॉलिसी होता है, इंश्योरेंस कंपनी से लेना पड़ता है, एलआईसी से। अगर जो 2.5 लाख से ज्यादा का प्रीमियम दे रहा है, ठीक है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम अगर एक्सीड कर जा रहा है 2.5 लाख का, ठीक है ना, तो उस केस में केस प्रीमियम पे मोर देन यूएलपी 1/21 तो वो भी कहां आ जाएगा? कैपिटल गेन में। ये अमेंडमेंट आया 21 में, इसीलिए 21 का बात बोला है। क्लियर है ना? अब क्या लिखा है? प्रॉपर्टी इंक्लूड इट शैल बी डीम्ड टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड एनी राइट और रिलेशन इंडियन कंपनी इंक्लूड्स मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ अदर। सिंपल, कुछ नहीं है, सब पढ़ना है, छोड़ दे। समझ गया? अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कैपिटल गेन से कुछ एक्सक्लूजन है। क्या एक्सक्लूजन है भैया? सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड। अगर आपका स्टॉक है तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। पर्सनल मूवेबल एसेट्स है तो कैपिटल एसेट्स नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया है तो वो भी कैपिटल एसेट्स नहीं है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अगर है तो वो भी कैपिटल एसेट्स नहीं है। डिपॉजिट सर्टिफिकेट है तो वो भी कैपिटल एसेट्स नहीं है। समझ में आया? अब एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया किसको बोलता है? ध्यान से याद रखना, अगर यहाँ पर तुम्हारा पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख है तो विद इन 2 किलोमीटर को तुम बोलोगे, क्या बोलो तो 10,000 से 1 लाख का पॉपुलेशन है तो विद इन 2 किलोमीटर हो जाएगा तुम्हारा अर्बन एरिया, और 2 किलोमीटर के ऊपर जाने से तुम्हारा बन जाता है क्या एरिया? रूरल एरिया। समझ में आया? पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख है, कम पॉपुलेशन है तो 2 किलोमीटर तक हम बोलेंगे अर्बन एरिया, और उसके ऊपर जाने से रूरल एरिया। पॉपुलेशन अगर 1 लाख से 10 लाख है तो विद इन 6 किलोमीटर को बोलना रूरल, और उसके अर्बन, और उसके ऊपर जाने से, बियॉन्ड जाने से रूरल हो जाता है। और 10 लाख से ज्यादा अगर होता है तो विद इन 8 किलोमीटर होता है अर्बन, और 8 के ऊपर होता है रूरल। समझ में आया बात क्या बोले? क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, फिर क्या बोले यहाँ देखो, মানে পজ এর বাটনটাই ক্লিক করতে হবে না? হ্যাঁ, আর মাঝখানে যেটা আছে সেটা বলে আবার নতুন শুরু कैमरामैन छी। अच्छा हाँ, तो जो बोल रहे थे हम लोग, देखो नेक्स्ट क्या बोला है? एग्रीकल्चरल लैंड विच इज नॉट सिचुएटेड विद इन एनी ऑफ द लिमिट मेंशन इन द अबव इज कंसीडर्ड टू बी एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया। इसमें अगर सिचुएट नहीं करता है तो हम लोग मानेंगे उसको रूरल एरिया, माने इसके ऊपर जाएगा तो रूरल एरिया। अब नेक्स्ट क्या बोला है कि अगर तुम, कॉमन सेंस वाला बात है, ट्रांसफर कर रहे हो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम, माने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को बेच के कुछ पैसा कमाए तो इसको तुम एग्रीकल्चरल इनकम मत बोलो, ठीक है ना? अकॉर्डिंगली गेन ऑन सच ट्रांसफर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 44। ऑफ कोर्स देखो, मेरा एक जमीन है एग्रीकल्चरल लैंड, उसको हम बेच के पैसा कमाए तो कैपिटल गेन में जाएगा, वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। यही बात बोला है। जैसे कुछ दिन पहले हम तुम लोगों को बताए थे कि कुछ इनकम होता है जो कि कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन से एक्सक्लूड करवाया गया था। अभी बता रहे हैं कुछ चीज जो कि कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन में इंक्लूड है। ज्वेलरी है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, एनी वर्क ऑफ आर्ट, सिक्योरिटी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, ये सब कुछ कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड है। अब तुम मेरे को बताओ यहाँ कौन सा कैपिटल एसेट्स है नहीं है, खुद से पॉज करके कर लो। हाँ देखो, पर्सनल बाइसाइकिल कैपिटल एसेट्स है क्या? नहीं। पर्सनल मूवेबल एसेट्स एक्सक्लूड था। हाउस होल्ड मशीन और फर्नीचर, नो। मशीन फर्नीचर मूवेबल है, नो कैपिटल एसेट्स, नो लिखो, नो लिखते चलो।
पर्सनल लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट, क्योंकि ये मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है भैया, पर्सनल है। डेफिनेशन नहीं पढ़ा था? एनी एसेट्स यूज्ड फॉर बिजनेस प्रोफेशन और नॉट। तेरा बिजनेस प्रोफेशन के लिए नहीं भी होगा तो चलेगा। बिजनेस, मोटर कार, कैपिटल एसेट्स, बिजनेस होने से कैपिटल एसेट्स। एग्रीकल्चरल लैंड इन यूके, भैया यूके में है एग्रीकल्चरल लैंड, तो आप बोले थे ना एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट्स नहीं होता, इंडिया वाला, यूके वाला नहीं। एग्रीकल्चरल लैंड बेंगलोर में है, कहाँ है? बेंगलोर में। तो भैया बेंगलोर में अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो ये कैपिटल एसेट्स नहीं होगा, क्योंकि आप बोले थे कैपिटल एसेट्स नहीं होता एग्रीकल्चरल लैंड। एक मिनट, हम बोले थे लिमिट चेक करना पॉपुलेशन के हिसाब से। हाँ, तो हमको क्या पता बेंगलोर का पॉपुलेशन कितना है, हमको क्या ज्योग्राफी पढ़ना है? पहला नंबर बात, ये जो पॉपुलेशन का स्लैब है 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, मोर देन 10 लाख, तेरे को क्या लगता है कौन सा जगह में 10,000 से 1 लाख आदमी रहता है? जहां पे क्या है 10,000 से 1 लाख आदमी जहां रहता है, वो जगह कैसा होगा? अंडर डेवलप्ड एरिया, माने विलेज एरिया होगा, रूरल एरिया होगा। जहां 1 लाख से 10 लाख है वो भी विलेज एरिया होगा। मोर देन 10 लाख है, हाँ तो ठीक ठाक है। तो बेंगलोर का नाम सुन के क्या लगेगा? देहाती। माने बेंगलोर माने समझ में आ रहा है अर्बन है। इसका मतलब अगर ये अर्बन है तो इसका अर्थ ये होता है कि एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया, नॉट इन रूरल एरिया। अब बेंगलोर लिख के रूरल लिखता तो समझ में आता, लेकिन तब ये भी समझ में आता कि जो पेपर सेटर है ना, और बेंगलोर का अगर रूरल बोल रहा है तो किस मतलब प्लेनेट से आया है, ये समझना थोड़ा असंभव लगता है। बेंगलोर को हम रूरल बोलते हैं। चलिए मैंने और क्या बोले, तो हम लोग कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन को एकदम बढ़िया से चीर-फाड़ कर लिए हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं ट्रांसफर का डेफिनेशन को चीर-फाड़। बहुत सिंपल है, अगर आप सेल करते हो तो ट्रांसफर, एक्सचेंज करते हो तो ट्रांसफर, रिलिंक्विशमेंट का मतलब समझता है? राइट छोड़ना। स्पेन का राइट मेरे पास हम तेरे को दे दिए, मतलब आई एम रिलिंक्विशिंग माय राइट, ये भी ट्रांसफर माना जाता है, समझ गए? एक्सटिंग्विशमेंट, दोनों का मतलब एक ही जैसा है, राइट अधिकार। कंपल्सरी एक्विजिशन, हम आज जिस जगह में तुमको पढ़ा रहे हैं ना, कल का कल नोटिस आया मेरे को एक, क्या आपके यहां से एक फ्लाईओवर बनेगा, नींद खुला आज तो सो लिए, कल से कहां सोएंगे? फिर कल से अलग घर लीजिए। तो यहाँ गवर्नमेंट मेरा प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर कर रहा, उसके बदले में मेरे को वो पैसा देगा, कंपनसेशन देगा, तो मेरे लिए वो कहां पे टैक्सेबल हो जाएगा? कैपिटल गेन में। देखो बॉस, प्रैक्टिकल लाइफ में दीज चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी क्लाइंट का टैक्स वगैरह रिटर्न लगाने जाओगे, मान लो उस क्लाइंट का कोई जमीन है, इसको सरकार ले लिया और कंपनसेशन दिया, तो किस हेड में दिखाओगे? कैपिटल गेन में। तो ये सब चीज नहीं पता रहेगा ना तो बहुत दिक्कत होगा, और पता रहेगा तो तुम डॉन है, कॉलर उठा के चलेगा, ज्यादा माल छपेगा। तो अच्छा से पढ़ाई करेगा ये सब तो अच्छा से माल छपेगा। नहीं समझ रहा बात क्या बोल रहे हैं? नौकरी अच्छा मिलना क्या है? नौकरी क्या होता है? नौकरी तो सब कोई को मिल जाता है। हाँ, अरे कोई 10 कमाएगा, कोई 8 कमाएगा, कोई 7 कमाएगा, कोई 5 कमाएगा, कोई 4 कमाएगा, कोई 3 कमाएगा, कोई 2 कमाएगा, कोई 1 कमाएगा। उसमें मजा नहीं है। मजा किसमें है? जब खुद सर्विस देंगे तब अगर एक भी कमाए ना तो लगेगा कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं, मतलब हम अपना एक बेस बना रहे हैं, अपना एक लीजेसी बना रहे हैं, जो कि हम नेक्स्ट जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नौकरी में तुम क्या कैरी फॉरवर्ड करोगे? तुम्हारा नौकरी तुम रखोगे। नेक्स्ट, शांति रखो। नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं है, मेरा एक छोटा भाई आया, उसको लग रहा है मजाक कर रहा है। ओनर ऑफ कैपिटल एसेट्स may convert the same into stock। पता है मेरा कैपिटल एसेट्स है, हम बोले अब इसको एसेट्स नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? स्टॉक में डाल देंगे। स्टॉक में डाले, पैसा मिला। हाँ, आप अपना कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट कर रहे हो स्टॉक में, ये इस पे भी स्टॉक में कन्वर्ट करते हो, जो भी पैसा आप दोगे ना, मैंने आपका बिजनेस आपको देगा। अरे बिजनेस अलग है, हम अलग है, सेपरेट एंटिटी कांसेप्ट अकाउंट में पढ़ाया गया है। तो बिजनेस जो पैसा मेरे को देगा ना, वो कहां आएगा? कैपिटल गेन में। नेक्स्ट, जीरो कूपन बॉन्ड, जेट सीबी। सबसे पहला नंबर बात,
जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड बाय, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। बड़ी जगह में जाओगे अगर, छोटा मोटा जगह में तो जो सीएससीए में लोग बैठे रहते हैं उनको भी आधा आइडिया नहीं रहता है। हाँ सच में, अरे भाई वो कब पढ़े होंगे तो भूलेंगे नहीं, लेकिन बड़े बड़े जगह में ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े जगह में इंटरव्यू देने जब जाया जाता है ना, तो टीचर्स लोग को बैठाया जाता है इंटरव्यू देने में। यस, जो लोग टीचर्स रहते हैं उनको, क्योंकि टीचर्स आर वन हु हैव प्रैक्टिकल आइडिया अबाउट दैट सब्जेक्ट, दैट दे नो द रनिंग कंसेप्ट। और जो लोग काम करते हैं उनको तो काम का प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है। नहीं समझ में आया? तो सबसे पहला नंबर पर जीरो कूपन बॉन्ड इशू करता है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। कौन सा कंपनी? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, याद रखना। तो अगर मान लो हम जीरो कूपन बॉन्ड इशू किए हैं और वहां से मेरे को कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो भी कहां जाएगा? कैपिटल एसेट्स में। अगर कोई पार्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वो भी कैपिटल एसेट्स में। लेस इंपॉर्टेंट है, पहला 5 याद रखना, काम चल जाएगा, जिंदगी चल जाएगा। फिर वही बात, इफेक्टिव ट्रांसफरिंग वगैरह ये सब सिंपल है, याद कर लेना, कुछ नहीं है। क्लियर है ना? अब जो इस चैप्टर का सबसे हॉट टॉपिक है वो पढ़ाने जा रहे हैं। हाँ एकदम हॉट टॉपिक है, मैंने हर सम्स करेगा ये टॉपिक लगेगा। कैपिटल एसेट्स दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ठीक है। चलिए, पानी हमेशा धीरे धीरे पीना चाहिए। आइए, दो तरह का कैपिटल एसेट्स होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब दादा कौन सा को आप शॉर्ट टर्म बोलोगे, कौन सा आप लॉन्ग टर्म बोलोगे? समय सीमा इसके लिए दे दिया गया है। टाइम पीरियड हैज बीन गिवन, 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना। कुछ कुछ एसेट्स है जिसको अगर तुम 12 महीना से कम होल्ड करते हो तो बोलना शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, 12 महीना से ज्यादा होल्ड करते हो तो बोलना लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। कुछ कैपिटल एसेट्स है जो अगर तुम 24 महीने से कम होल्ड करोगे तो बोल देना शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है, 24 से ज्यादा होल्ड करोगे तो बोल देना लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। कुछ ऐसे एसेट्स है जिसको 36 से कम होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म, 36 से ज्यादा होल्ड किए तो लॉन्ग टर्म। मतलब अब आप हम लोग को बताने जा रहे हैं वो कुछ का नाम, गाना मत गाना, कुछ होता है, सुनो। कुछ कैपिटल एसेट्स, सबसे पहले हम बताते हैं 12 महीना। 12 महीना में क्या क्या कैपिटल एसेट्स है जो आप 12 से कम होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म, 12 से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म। इसके लिए 5 है, 5 याद रखना। सबसे पहला लिस्टेड शेयर, लिस्टेड शेयर इशू कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड जो कि खाली का खाली इक्विटी ओरिएंटेड है। क्या ओरिएंटेड है? इक्विटी ओरिएंटेड। कौन सा म्यूचुअल फंड? खाली म्यूचुअल फंड होगा तो ठीक है, और अगर म्यूचुअल फंड बोलता है तो बोलना इक्विटी वाला म्यूचुअल फंड। उसके बाद यूटीआई, ये सब 12 से कम होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म, 12 से ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म। जीरो कूपन बॉन्ड, 12 से कम तो शॉर्ट, 12 से ज्यादा तो लॉन्ग। उसके बाद अदर लिस्टेड सिक्योरिटी, 5 नाम याद रखना जो 12 से कम हुआ तो शॉर्ट टर्म, 12 से ज्यादा हुआ तो लॉन्ग टर्म। भैया नाम याद रखना तकलीफ है, हम बताते तकलीफ नहीं है। याद रखना 12 महीना से जो कम में जो आइटम सब है ना, जो तो जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं, वो ज्यादातर आइटम लिस्टेड होता है सेबी में, उसीलिए लिस्टेड शेयर्स आता है, म्यूचुअल फंड आता है इक्विटी वाला, यूटीआई आता है, क्योंकि इस सब को कंट्रोल तो सेबी करता है। जीरो कूपन बॉन्ड एक अलग है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है। कौन सा कंपनी के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के लिए। लास्ट वाला अदर लिस्टेड सिक्योरिटी, 12 से कम तो शॉर्ट टर्म, 12 से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म। भैया आगे बोलिए ना 24 महीना वाला, 24 महीने वाला सुनेगा, बोले अनलिस्टेड शेयर्स, पूरा ऑपोजिट, अनलिस्टेड शेयर्स। उसके साथ और एक चीज, अनलिस्टेड शेयर्स प्लस लैंड एंड बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर प्लस लैंड एंड बिल्डिंग। 24 से कम शॉर्ट, 24 से ज्यादा लॉन्ग टर्म। और 36 में सुनेगा, इसका अलावा कुछ भी आएगा 36 में ठोक देगा। हम तो बोले इसका अलावा कुछ भी आएगा 36 में ठोक देगा, मैंने जो 12 में बोले वो और जो 24 में बोले वो।
इसका अलावा अगर कुछ भी आया ठोक देना 36 में एकदम, कुछ भी समझ गए ना? सुनिए ना, सुनिए ना, इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल फंड जो बोले थे ना, म्यूचुअल फंड कौन सा वाला लेना, इक्विटी वाला। इक्विटी का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी अगर अपना फंड का 65% से ज्यादा इक्विटी रखा है तो उसको इक्विटी ओरिएंटेड फंड बोलता है। पेज में, नेक्स्ट पेज में आओ, देखो लिखा हुआ है 65% से ज्यादा अगर आप शेयर्स होल्ड करके रखे हो तो आपको मैं बोलूंगा यू आर इक्विटी ओरिएंटेड फंड कंपनी। अगर कोई भी कंपनी 65% से ज्यादा फंड होल्ड करके रखा है तो मैं उसे बोलूंगा इक्विटी ओरिएंटेड फंड कंपनी। समझ में आया? और जीरो कूपन बॉन्ड का डेफिनेशन है, पढ़ लेना, ठीक है? अच्छा, जीरो कूपन बॉन्ड का एक और खास बात होता है, देखो कोई भी बॉन्ड हम लोग खरीदते हैं ना तो उस पे इंटरेस्ट मिलता है। जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है, नो पेमेंट एंड बेनिफिट आर रिसीव्ड बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से पहले कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा मैच्योरिटी के वक्त मिलेगा, ठीक है? बिफोर मैच्योरिटी और रिडम्पशन फ्रॉम सच इशूइंग एंटिटी, सीधा सा बात है। क्लियर है यहां तक? 10 मिनट ठीक है, बढ़िया से पढ़ लीजिए आप लोग।